दोस्तों मैं हूं ब्रज कुमार और हमेशा की तरह आपका इस इम्पोर्टेंट मी एंड माई यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कि जो बीए फर्स्ट ईयर हैं और उसके सेकंड पेपर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और ये टॉपिक स्टूडेंट की डिमांड पे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके इस प्लेलिस्ट में जो आप ये देख रहे हैं कॉलेज की प्लेलिस्ट, ठीक है ना, जो मतलब कॉलेज के स्टूडेंट के लिए जो चैप्टर होते हैं उसकी प्लेलिस्ट है। यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो उसमें फर्स्ट ईयर की सिलेबस जो प्लेलिस्ट है उसमें कुछ वीडियो मिसिंग था, तो स्टूडेंट की डिमांड पर आज ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, आज हम इसमें देख रहे बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको पता होगा भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य भी है, लेकिन उसमें एकात्मक गुण भी हैं। तो आज इस वीडियो में भले ही 4-6 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार ये वीडियो समझ लीजिएगा तो आपका ये जो बी सेकंड अब जो फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर का सॉल्यूशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और बाकी हर और एग्जाम में भी ये व्यवस्था आती है। तो वैसे शुरुआत की अगर बात करें तो भारत का संविधान है ना, उसके अनुच्छेद और इसके अनुच्छेद फर्स्ट में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। संघ राज्य नहीं है, भारत एक संघ राज्य नहीं है, वह क्या है? राज्यों का एक संघ है। जैसे हम बात करें तो भारत के जैसे ये बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, तो इन सभी के मिलने से भारत बना है, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। ये भारत के संविधान के फर्स्ट अनुच्छेद में ही ये बात कही गई है। तो इस तरह से बात करें तो वर्तमान में भारत के इस राज्यों के संघ में कितने राज्य हैं? 28 तो राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जिसमें मालदीव और दमनदीप को मतलब ने क्या कहें वो दमनदीप और लक्षद्वीप को काउंट करते हुए एक बना दिया गया था, और जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित राज्य से केंद्र शासित बना दिया। इस वजह से संख्या 9 की जगह 8 हो गई है, ये ध्यान रखिएगा। और 28 राज्य हैं, तेलंगाना एक राज्य बना था, वो ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ तो यहाँ से तो क्लियर होगी, क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही इस व्यवस्थाओं के दरमियान आपको पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। तो जब हम बात करें कि भारत में ये व्यवस्था क्यों अपनाई गई, संघात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई गई, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ध्यान रखिए, संघात्मक व्यवस्था अगर कुछ क्षेत्र बड़ा है जैसे भारत की तरह, जिसमें विभिन्न धर्म, समुदाय, कैटेगरी के लोग रहते हैं, विविधताओं से भरी हुई एक जनजाति क्षेत्र होता है, ठीक है, उस विविधताओं के इस देश को संचालित करने के लिए संविधान में संघात्मक व्यवस्था का अनुसरण करना जरूरी होता है। तो भारत अपने आप में भी एक विविधताओं वाला देश है, इसलिए भारत ने संघात्मक व्यवस्था की कुछ विशेषताओं को संविधान में अपनाया, उसी के अकॉर्डिंग देश की संचालन भी होता है। तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं अब कि भारतीय संविधान में संघात्मक यानी भारत एक संघ राज्य है। कोई अर्ध संघ भी बोलता है, कोई एकात्मक भी बोलता है। और वैसे तो आपको पता होगा भारत का संविधान भी कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। तो भारत का जो शासन स्वरूप है ना, वह संघात्मक भी है और कुछ हद तक एकात्मक की ओर भी झुकाव है उसका, यानी वो भी ऐसे गुण हैं जो एकात्मक शासन के भी गुण भारत में मौजूद हैं और संघात्मक व्यवस्था के भी हैं। तो संघात्मक व्यवस्था के देखिए भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के लक्षण, तो पहला है शक्तियों का विभाजन। बिल्कुल आपको पता होगा, जब भी कहीं पर अगर संघात्मक राज्य की व्यवस्था होती है, संघ राज्य की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है। भारत के अंदर केंद्र और राज्यों के मध्य क्या किया है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आपको पता होगा भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये इसके अंडर में आती है, ये इसके अंडर में आती है, और ये इस पर दोनों अधिकार जमा लेते हैं। इस तरह से संघात्मक व्यवस्था में शक्तियाँ केंद्र और राज्यों की बटी होती है
और दोनों स्वतंत्र रूप में अपनी अपनी कार्य क्षेत्र में नियम बनाते हैं, शक्ति संचालित करते हैं और शासन संचालन करते हैं। तो जहाँ पे भी संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पे शक्तियों का बंटवारा होता है। संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है, तो ये भारत के अंदर इस तरह की व्यवस्थाओं को हम कहते हैं संघात्मक व्यवस्था, भारत के संविधान में ही मौजूद हैं। फिर बारी आती है संविधान की सर्वोच्चता। बिल्कुल, जब हम बात करें एक ऐसी शासन व्यवस्था जो संघात्मक है, संघात्मक जैसे अभी मैंने आपको बताया ही है, संघात्मक व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जैसे ये पूरा एक देश है तो देश के अंदर छोटे छोटे अलग अलग राज्य होते हैं, जैसे भारत में राज्य है, ठीक है। अब इन सब राज्यों के मिलने से भारत एक राज्यों का संघ कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्यों का संघ, ठीक है। अब संविधान की सर्वोच्चता, तो इसका मतलब है कि राज्यों और पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है और वह संविधान सर्वोच्च है। वह केंद्र के ऊपर भी सर्वोच्च शक्तिशाली होता है और राज्यों के ऊपर भी। ऐसा नहीं कि संविधान है वह राज्यों के ऊपर तो है लेकिन केंद्र के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं है। संघात्मक व्यवस्था के अंदर जो संविधान होता है वो शक्तिशाली सर्वोच्च होगा, सबसे ऊपर होगा। राज्य शासन व्यवस्था के ऊपर भी संविधान लागू होगा और केंद्र शासन व्यवस्था के ऊपर भी संविधान लागू होगा। तो संविधान है वो सर्वोच्च होगा। केंद्र और राज्य सभी संविधान के अकॉर्डिंग शक्ति प्राप्त करेंगे और संविधान के अकॉर्डिंग ही शासन का संचालन करेंगे। ऐसा गुण संघात्मक व्यवस्था में पाया जाता है और भारत की संघात्मक व्यवस्था में संविधान दोनों के लिए एक ही है, बोले केंद्र हो या राज्य, केंद्र हो या राज्य, सभी के लिए एक ही संविधान, वो दोनों के ऊपर सर्वोच्च है। फिर बात आती है, ये हो गया स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। बिल्कुल, संघात्मक व्यवस्था में बात करें, भले वो राज्य हो या पूरा केंद्र हो, भले राज्य हो या केंद्र हो, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब एक बार यहाँ पे समझ लीजिएगा। जैसे देखिए, देश को चलाने के लिए देश की शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। एक तो होती है व्यवस्थापिका, ठीक है, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका भले ही दोनों मिलकर एक राज्य को चला रहे हो, लेकिन न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहती है। क्योंकि मान लीजिए केंद्र राज्य के मध्य कोई झगड़ा हो गया, तो अब कानून बनाने का पावर कार्यपालिका व्यवस्थापिका अगर सभी केंद्र के पक्ष में तो केंद्र एकात्मक शक्तिशाली हो जाता है, तो राज्यों का शोषण होगा, वहाँ पे संघात्मक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए भी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है सरकार के अंगों से। इस तरह से वह क्या करता है कि केंद्र राज्यों के मध्य जो संबंधों की जो बनावट है, जिसको हम संघात्मक लक्षण कहते हैं, वह तभी मुकम्मल होगी जब उस देश में न्याय व्यवस्था या उच्चतम न्यायालय वो स्वतंत्र हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट, एक ही सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतंत्र है, वो बोले सरकार हो या राज्य, सभी के मध्य वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। और देश की सर्वोच्च अदालत भी उसी कहा जाता है। और केंद्र राज्यों के मध्य झगड़े होते हैं तो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो ये गुण होना संघात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करता है। फिर बात ये आती है कि जो भी संविधान हो वह संघात्मक व्यवस्था में संविधान कैसा होना चाहिए? लिखित और कठोर। लिखित का मतलब ये है कि अगर कभी कभार केंद्र राज्यों के मध्य झगड़े को लेकर कोई किसी विवाद को लेकर या संविधान की किसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया, तो अगर वो संविधान में पहले से लिपिबद्ध नहीं है तो और मामला बढ़ेगा। तो संविधान है वह संघात्मक व्यवस्था में लिखित और कठोर इसलिए होना चाहिए क्योंकि संविधान को बदलने का पावर वैसे केंद्र सरकार के पास है, लेकिन जब संविधान में बदलती है तो कुछ बातें ऐसी है जिसको बदलने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों की सहमति लेनी होती है। तो इस तरह से संविधान को बदलना थोड़ा टफ करना चाहिए, वरना क्या है कि केंद्र सरकार अपने मतलब के लिए राज्यों पर हावी हो जाती है और संघात्मक व्यवस्था का ये ढांचा है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो एकात्मक व्यवस्था हो जाएगी। संघात्मक व्यवस्था में क्या है कि दोनों अलग अलग इस तरह से अपने काम व्यवस्था को बनाए रखते हैं और ये ढांचा बना रहता है। लेकिन अगर बात करें कि अगर संविधान कठोर और लिखित न हो तो केंद्र हावी हो जाता है और राज्यों की सत्ता स्वायत्ता खत्म हो जाती है। इसलिए
इस संघात्मक व्यवस्था को और राज्य केंद्रों के बीच जो दूरी है और इसकी जो मान्यताएं हैं या उसकी कहते हैं ना कि गरिमा है इनकी राज्यों की, वो बनाए रखने के लिए संविधान कठोर होना चाहिए, जिसको ज़्यादा इजीली से बदला नहीं जाए, और संविधान के मुख्य कुछ नियम है उसको बदलने के लिए राज्यों की भी अनुमति लेनी चाहिए, अन्यथा संघात्मक ढांचा खत्म हो जाएगा। तो भारत की संविधान की बात करें तो बिल्कुल ये ऑब्वियसली भारत के संविधान में है लिखित और कठोर संविधान। फिर उच्च सदन, राज्यों का सदन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा वो उच्च सदन है अपना और लोकसभा निम्न सदन है, और राज्यसभा राज्य का उच्च सदन है और साथ ही साथ राज्यों का सदन है, मतलब हर एक राज्य से प्रतिनिधि है वो राज्यसभा में बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे एक है थोड़ा सा कि राज्यों का प्रतिनिधित्व तो बराबर नहीं है। अमेरिका में तो बराबर है, 50 राज्य, हर एक को 2-2 सीटें अधिकार होती है, उसके सीनेट में तो 100 सीटें होती हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे बात करें, जैसे राजस्थान को राज्यसभा के अंदर बात करें तो 10 सीटें हैं, जब यूपी की बात करें तो 31। ये क्या जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे क्या क्या है। लेकिन फिर भी बात करें तो संघात्मक व्यवस्था में जो उच्च सदन है उसमें राज्यों का महत्व होना चाहिए, राज्यों का वो सदन होना चाहिए, या हम ये कहें कि राज्यों का योगदान होना चाहिए। तो राज्यों की ओर से जो प्रतिनिधि बैठते हैं वो उच्च सदन में बैठते हैं, जिसको राज्यों का सदन या राज्यसभा कहा जाता है, और ये संघात्मक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। समझ में आ गया। तो ये जो मैंने अभी लक्षण बताया, ये लक्षण भारत के संविधान को एज ए संघात्मक की ओर प्रणीत करते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था कहती है संघात्मक है। लेकिन बात करें कि भारतीय संविधान संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है। कुछ ऐसे तत्व भारतीय संविधान में मौजूद हैं जो भारत को संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी बनाते हैं, और जब कुछ और अच्छे से पढ़े तो भारत में संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के गुण आपस में मिले हैं, जिसको अर्धसंघ भी कहा जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब ये क्लियर हो गया, अगर आपको पॉइंट अच्छे से समझ आ गए हैं तो अब हम बढ़ते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी ओर। और अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हो, पढ़ते टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एकात्मक लक्षण कौन से हैं। भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण, एकात्मक का मतलब ध्यान रखना कि ऐसी भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेषताएं जो एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करती है, शक्तियों का बंटवारा ना हो, शक्तियां एक ही पक्ष में मौजूद हो, या ऐसी व्यवस्थाएं, अगर आपको एक शॉर्ट में समझाएं तो केंद्र को शक्तिशाली बनाना, केंद्र को सर्वोच्च बनाना, ऐसी व्यवस्थाएं जो केंद्र की ओर इशारा करती है और केंद्र को मजबूत बनाने की बात करती हैं, हर जगह एक ही ताकत की बात करती है, ऐसे संविधान में लक्षण को कहते हैं एकात्मक। और संघात्मक जिसमें एक संघ की तरह बने राज्य और केंद्र मिलकर। लेकिन भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे जो ध्यान रखना है, एकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान का एकात्मकता की ओर होना, उसका झुकाव, उसका पहला लक्षण है कि एकहरी नागरिकता। जैसे आपने बात देखी होगी अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। उस व्यक्ति को राज्य की, जो जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य की भी उसे नागरिकता मिलती है, साथ ही साथ वो उस राज्य वो अपने केंद्र का होता है अमेरिका का, तो अमेरिका की भी नागरिकता उसे मिलती है, यानी दोहरी नागरिकता है और दोहरे संविधान है वहाँ पे। लेकिन भारत का नागरिक भले वो किसी भी राज्य में रह रहा हो, उसे एक ही नागरिकता मिलती है। वो भी कौन सी मिलती है? इंडियन सिटीजनशिप, एकहरी नागरिकता। इस तरह से भारत में ये एक ऐसा गुण है जो भारत की एकहरी नागरिकता की बात करता है। उसे राज्यों की ओर से अलग नागरिकता नहीं मिलती, उसे एज ए भारत की ओर से, केंद्र की ओर से एक ही नागरिकता मिलती है, तो एकहरी होगी। दूसरी जो भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण की बात करते हैं वो है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, इसको समझिए। जैसे अभी मैंने बात करी थी कि शक्तियों का बंटवारा हुआ था जिसमें 3 सूची थी, कौन सी थी?
संघ सूची थी, राज्य सूची थी और समवर्ती सूची। ठीक है ना, 3 अलग अलग सूचियां हैं जिसके अंदर हर संघ को कौन सा पावर है वो बताया हुआ, राज्य के पास क्या पावर होगा वो बताया, और समवर्ती। अब ध्यान रखिए, संघ सूची में जो विषय हैं लगभग 100 के आसपास विषय है, ध्यान रखिएगा। इस पर कानून बनाने का पावर है वह केंद्र सरकार को। किसको है? केंद्र सरकार को। राज्य सूची के अंदर जो विषय है उस पर कानून बनाने का, इसके अंदर लगभग 62 विषय हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार है वो हर राज्य को होता है उनकी राज्य क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन समवर्ती सूची में जो भी विषय सम्मिलित है लगभग वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी है और केंद्र को भी है। ठीक है, ये तो आपको यहाँ तक तो समझ में आया। अब भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि भारत का संविधान संघात्मक के साथ साथ एकात्मक लक्षण की ओर इशारा भी करता है। क्यों? क्योंकि शक्तियों का विभाजन इन 3 लिस्ट में किया गया है। तो संघ सूची तो केंद्र के पास है, लेकिन राज्यसभा 249 के द्वारा क्या कर सकती है कि वह राज्य सूची के अंतर्गत 62 विषय, इस पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास आ सकता है। अनुच्छेद 247, 200 अलग अलग अनुच्छेद है, इसके द्वारा ये व्यवस्था कर दी जाती है कि खुद राज्य भी केंद्र को कह सकते हैं कि हमारे लिए कानून बनाओ, या किसी राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है तो राज्यसभा 249 अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय को भी अपने अंडर ले सकती है, मतलब उस पर कानून बना सकती है, जैसे आपातकाल वगैरह हुआ। और समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों होता है, लेकिन अगर समवर्ती सूची के किसी 52वें विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बनाया तो राज्य सरकार उस विषय पर कानून नहीं बनाएगी। और जब समवर्ती सूची के ऊपर किसी कानून को लेकर बनाने को लेकर दोनों का विवाद हो तो केंद्र सरकार की शक्ति ही मान्य होती है। तो इस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करें तो केंद्र सरकार संघ सूची तो है ही उसके पास, वह राज्य सूची के ऊपर भी हावी हो जाती है और समवर्ती सूची पर भी हावी हो जाती है। इस तरह से शक्तियों का जो विभाजन देके, लेकिन फिर भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन बनता है? इसमें केंद्र बनता है। तो ये लक्षण कहलाता है एकात्मक। समझ में आ गया? नोट कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तीसरी जो विशेषता है इंपॉर्टेंट, वो है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। और ये व्यवस्था संघात्मक में भी थी, संघ और राज्य के लिए, आप दोनों में ये विशेषता लग सकते हैं। संघ एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान। और एक संविधान मतलब एकात्मक। जैसे बात करें केंद्र हो, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार, सरकार अलग अलग हो लेकिन संविधान एक ही होता है। और ये व्यवस्था जब अगर कहें आपसे कि सब एकात्मक व्यवस्था के लक्षण बताइए तो आपका आंसर आना चाहिए जिस देश में केंद्र राज्य दोनों के लिए भी एक ही संविधान हो और उसी संविधान से उनको शक्ति मिलती हो, उसी के अनुसार शासन करते हो, ऐसी लक्षण को हम कहेंगे एकात्मक लक्षण। तो भारत में ये व्यवस्था मौजूद है। भारत में एक ही संविधान है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए, संघ और राज्य दोनों के लिए लागू होता है। आगे बात करें केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन में समर्थ। केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए समर्थ। इस लाइन का मतलब है कि जैसे ये राज्य हैं, इन राज्यों को मिलाकर ये पूरा एक संघ बनता है भारत। तो अब केंद्र सरकार को ये भी पावर है कि वह चाहे तो किसी राज्य को छोटा, किसी राज्य को बड़ा कर सकती है, या किसी राज्य का नाम उसकी सीमा में बदलाव कर सकती है और राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार खुद कर सकती है। इस तरह से यहाँ पर अगर बात करें तो राज्य सरकारों से भी ज़्यादा केंद्र सरकार शक्तिशाली है। तो जिस संविधान में ये हमें आभास होता है कि केंद्र से भी ज़्यादा मतलब राज्यों से भी ज़्यादा केंद्र सरकार शक्तिशाली है और मजबूत है, ये लक्षण कैसी व्यवस्था का दिखाते हैं हमें? एकात्मक लक्षण की ओर कहते हैं कि वो संविधान भी एकात्मक होगा और शासन व्यवस्था भी एकात्मक होगी। इसके अलावा एकीकृत न्याय व्यवस्था नेक्स्ट है। ये तो वैसे संघात्मक में भी आता है। एकीकृत बिल्कुल आपने देखा होगा
हमारे लिए शासन व्यवस्था में सरकार अलग है और न्यायपालिका एक अलग व्यवस्था में स्वतंत्र होती है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल कोर्ट, इस तरह से ये जो व्यवस्था एकीकृत न्याय व्यवस्था है। और केंद्र और राज्य दोनों के लिए यही फॉर्मेट लागू होता है। भले ही राज्यों में हाई कोर्ट हो, लेकिन वो किसके अंडर है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट सबके लिए होता है, यानी ऐसा नहीं है कि भाई राज्यों के लिए अलग न्यायालय हो और केंद्र के लिए अलग हो, नहीं, सभी के लिए एकीकृत न्याय व्यवस्था है। जब अगर कोई यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जैसे दो राज्यों के लिए झगड़ा होता है तो भी वो निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत होता है। तो इस तरह से केंद्र राज्य के लिए अलग न्यायालय न होकर सभी के लिए एक ही न्यायालय हो, ऐसी व्यवस्था का लक्षण है जो कहलाता है एकात्मक लक्षण। नेक्स्ट बात करें संकट काल में एकात्मक शासन, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, जब हम बात करते हैं संकट काल यानी राष्ट्रपति के द्वारा जब धारा लगती है ना 352, 356, 360, जब ये धारा लगती है तो उसके द्वारा क्या होता है आपको पता होगा, आपने देखा होगा, केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार पर हावी हो जाती है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो उस समय संघात्मक व्यवस्था समाप्त हो जाती है और एकात्मक व्यवस्था दिखती है, क्योंकि अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य सरकार है वो समाप्त हो जाती है, आपातकाल द्वारा भी समाप्त हो जाती है और वहाँ पे केंद्र सरकार शासन चलाती है राज्यपाल के द्वारा। इस तरह से ये व्यवस्था अगर देखें तो ये व्यवस्था संकट काल में शासन को एकात्मक बना देती हैं। एक ही शक्तिशाली केंद्र सरकार बचती है, राज्य कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था संकट काल में एकात्मकता की जो बात करता है ये भारतीय संविधान में मौजूद है और यही व्यवस्था एकात्मक लक्षण की ओर इशारा करती है। इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अब देख लीजिए, यानी राज्य सरकार क्या काम कर रही है उसकी देख रेख के लिए केंद्र सरकार अपने एक व्यक्ति को बैठाती है जिसको कहते हैं राज्यपाल। वह राज्य में क्या हो रहा है वो हर चीज़ अपडेट राष्ट्रपति को देता है और कुछ न कुछ ऐसे विधेयक जो राज्य सरकार के होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षित रखता है। इस तरह से राज्यपाल है वो केंद्र की ओर से निगरानी वाला एक व्यक्ति होता है, एक प्राधिकारी होता है, जो यानी कहें कि राष्ट्रपति की नज़रों से या राष्ट्रपति की नज़रों का एक नुमाइंदगी होता है। वो भले ही राज्यपाल हो लेकिन वहाँ पे नज़र वो राष्ट्रपति की रखता है, राष्ट्रपति की नज़र वहाँ पे पड़ती है। इसका मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार है वो शक्तिशाली और राज्य को स्वायत्तता कम दी गई है, क्योंकि राज्यों में जो संवैधानिक अधिकारी होता है राज्यपाल वो भी राष्ट्रपति यानी केंद्र के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से ये लक्षण भी हमें इशारा करते हैं कि भारत में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण मौजूद हैं। इसके अलावा जब हम बात करें तो आर्थिक स्थिति से राज्यों की स्थिति दुर्बल है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की स्थिति कैसी है? दुर्बल। क्यों? क्योंकि राज्यों के पास इतने सोर्स नहीं है, इनकम के सोर्स नहीं है, मतलब कम है, क्योंकि जितना भी जैसे जीएसटी से कलेक्शन वगैरह जो भी होता है वो केंद्र के पास जाता है। तो राज्यों के पास उतनी स्वायत्ता और पैसे नहीं होता, इसलिए उसे पैसों के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे आप ही देख लीजिए, अगर आपको पैसों की इतनी छूट या आपको पास पैसे रखने का अधिकार नहीं हो, सब अधिकार केंद्र यानी पिताजी के पास हो, तो आपको पिताजी से लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप आर्थिक रूप में स्वतंत्र सक्षम नहीं है, दुर्बल होंगे, क्योंकि आपको किसी के अंडर रहना पड़ सकता है। ये यह बात यहाँ पे भी आती है कि राज्यों को उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर, वित्तीय स्थिति को लेकर ज़्यादा स्वतंत्र या ज़्यादा अधिकार न दिया गया, उसे केंद्र के अंडर रखा गया ताकि राज्य अपनी मनमानी न कर सके। वह राज्य है उसके ऊपर केंद्र सरकार वित्तीय मामलों में नियंत्रण रख सकती है और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहलाती एकात्मक लक्षण। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से नेक्स्ट जब हम बात करें, जैसे राज्यों का एक सदन होता है राज्यसभा, इसमें भी केंद्र सरकार ये संसद में यानी केंद्र सरकार में बैठता है। तो अगर राज्यों को हक होता तो सभी को राज्यसभा में बराबर सीटें होती, लेकिन नहीं,
वो जनसंख्या के अनुपात में, इसलिए राज्यों को राज्यसभा में भी असमान प्रतिनिधित्व होना भी कौन सी लक्षण की इशारा करता है? एकात्मक लक्षण। यानी भारतीय संविधान में काफ़ी हद तक संघात्मक लक्षण के अलावा भी एकात्मक लक्षण मौजूद हैं। तो आज अभी हमने क्या देखा? भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण, और इसका जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसकी संघीय व्यवस्था के सहयोगी संघवाद देखेंगे। यानी भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ऐसे लक्षण है जो एक सहयोगी संघवाद की बात करते हैं, न एकात्मक व्यवस्था न संघात्मक व्यवस्था, सहयोगी संघवाद। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके कोई डिमांड है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।